चलिए बच्चों शुरू करें। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन पे हम लोगों ने लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन देखा, उसके अंदर हमने पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका पॉइंट नंबर सी। ठीक है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस का, तभी ये पॉइंट हो सकता है क्लियर हो जाए। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी कंपनी ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाया है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इंडिया में उसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, एनएससी बीएससी पे लिस्टेड नहीं है, बट हुज इक्विटी शेयर्स, ओनली इक्विटी की बात कर रहे हैं, आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस इन द जुरिस्डिक्शन विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन नंबर 2। तो पहले हमको यह समझना होगा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है जो 23 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, ये कौन सा जुरिस्डिक्शन है। एक बात तो पक्की है, वो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया है, और इंडिया में 2 ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, मतलब ये 23(2) में 23(3) में ये तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात तो करते हैं नहीं, ये किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो ये बात समझो, जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी है, वैसे बाहर के कंट्री में कुछ स्टॉक एक्सचेंज होंगे, जैसे दुबई में दुबई फाइनेंशियल मार्केट डीएफएम, यूएसए में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, ऐसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के बाहर। तो ऐसी कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, उसने अगर इंडिया में अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाया है लेकिन इंडिया के बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवाया है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो वो इंडिया में क्यों लिस्ट नहीं करवाते? व्हाई दे डू नॉट लिस्ट इन इंडिया? उनकी मर्जी भाई, इसमें सोचने लायक क्या बात है। तुम अपने प्रोडक्ट को इधर कोल्हापुर में बेचो कि पूना में बेचो, बात तो सेम ही है ना। ये मेरी मर्जी भाई, मैं जहां बेचना चाहूँ अपने सिक्योरिटीज, इफ आई वांट माय कंपनी शेयर्स टू बी ट्रेडेड आउटसाइड इंडिया, आई वुड लिस्ट दो शेयर्स इनटू द स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया। ये तो प्लेन एंड सिंपल केस है, लेकिन कुछ एक ऐसा भी केस हो सकता है, सुनिए क्या ये पॉसिबल है। हो सकता है कंपनी है, कंपनी के नाम में मान लो अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन, ठीक है बच्चों, इसने इंडिया में कंपनी बनाई अमेजॉन इंडिया लिमिटेड, अगेन पब्लिक कंपनी है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी हो सकता है बच्चों, हो सकता है बच्चों। नाउ अमेजॉन इंडिया लिमिटेड के लिए पैसों की जरूरत है, बट वो इंडिया में अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू रेज द मनी आउटसाइड इंडिया बिकॉज वहां पे पैसा चीप मिलता है, मान लो शेयर होल्डर्स वगैरह ना, एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इंडिया में अमेजॉन इंडिया लिमिटेड अगर लिस्ट करवाएंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो व्हाट दे डिड, अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन थॉट टू लिस्ट दिस कंपनी इनटू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्या कर सकते हैं? तो अभी ये अमेजॉन इंडिया लिमिटेड न्यूयॉर्क में अपने शेयर्स इशू करेगी, लिस्ट करेगी, वहां पे अपने शेयर्स जो है वो बेचेगी, वहां से पैसे उठाएगी और वो पैसा इंडिया में रिपैट्रिएट कर लेगी। क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस। तो आज बताएंगे अमेजॉन इंडिया लिमिटेड जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, बट इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं है, क्या उसको लिस्टेड कहेंगे कि अनलिस्टेड कहेंगे? अनलिस्टेड कहेंगे ना, बिकॉज कंपनीज एक्ट के लिए वो लिस्टेड माना नहीं जाएगा, बिकॉज वो इंडिया में लिस्ट नहीं है। ऐसी कंपनीज जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, उसी को हम लोग लिस्टेड कहते हैं। बात समझे बच्चों? तो सेक्शन 23(3) में हम ऐसे जुरिस्डिक्शन को फाइनल करेंगे जो जुरिस्डिक्शंस बाहर के कंट्री के माने जाते हैं, और वहां पे अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आज उसको लिस्टेड नहीं बल्कि अनलिस्टेड ही कहा जाएगा। इन 2024 वी हैव फॉर्म्ड द गिफ्ट सिटी इन इंडिया, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? नो? दिखाते
गुजरात के गांधीनगर एरिया में ये गिफ्ट सिटी लोकेटेड है. दिस इज द गिफ्ट सिटी. ओके, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी इसका नाम है. ओके, क्यों बनाया है? इट इज इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी एंड प्रोमिनेंट ग्लोबल हब फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज लोकेटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर. इट एम्स टू बी एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, IFSC. ये वर्ड याद रखना, बिकॉज आपको इसके आगे n नंबर ऑफ प्रोविजंस में ये IFC वर्ड दिखने वाला है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. पहला सेंटर बना है गुजरात में, गिफ्ट सिटी. ऐसे इंडिया में और भी बहुत सारे IFSC बन सकते हैं. गुजरात में बना है इसलिए उसको नाम क्या दिया है? गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. आई बात समझ में? नॉट देन प्लानिंग आई गेस इन हैदराबाद या बेंगलुरु में दे आर प्लानिंग टू हैव इट. सर मुंबई में क्यों नहीं बना है? गुजरात है ना. ओके, वैसे अगर कोई भी फाइनेंशियल चीजें होनी है तो वो इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में होनी चाहिए पहली बार. बट ये गुजरात में चला गया है, पता नहीं क्या रीजन है, अननोन रीजंस. ये गुजरात में शिफ्ट हो चुका है. ठीक है, वहां पे जगह वगैरह हो गई अच्छी. वैसे भी मुंबई का है, फालतू सिटी है, क्यों वहां पे हम लोग करेंगे, है कि नहीं? प्रोबेबली. तो गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते इंटरनेशनल लेवल पे. मतलब इंडिया की जो भी कंपनीज है जो इंटरनेशनली अपने सर्विसेज रेंडर करते हैं, फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल, वो अपने एस्टैब्लिशमेंट को इस IFSC सेंटर यानी कि गिफ्ट सिटी में जाके रख सकते हैं. मतलब अपना एक ब्रांच होगा या कोई नई कंपनी जो बस और बस ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो वहां पे जाएंगे. जैसे बहुत सारे इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, बैंक्स, इन शॉर्ट, स्टॉक एक्सचेंजेस वहां पे है. जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज, और इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इंडियन IX एंड NSE IXE. इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE का इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो विंग है वो इस गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है. ये क्या करवाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर के कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है. वैसे इंडिया के बाहर की कंपनी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती नहीं हो सकती है. तो उनको सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? पर्टिकुलरली वो स्टॉक एक्सचेंजेस बस उन्हीं कंपनीज को अपनी सर्विस देते हैं जो ऐसे वाले ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं. सही बात है. जो IT कंपनीज होती है वो सारी इस सिटी में लोकेटेड होगी जो फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर कर दी है. ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इंडियन लोगों को डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, मेंट फॉर ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो सपोज इंडिया की कोई कंपनी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको लिस्टेड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये मेरा सवाल है. मेरा सवाल समझना आप लोग. आज अगर इंडिया की कोई कंपनी इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई, हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? तो क्या उसको लिस्टेड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? सोच समझ के जवाब देना मुझको. कहेंगे? नहीं कहेंगे? क्यों? सामने इंडियन लिखा है कि नहीं लिखा है? नॉन पैट्रियोटिक इंसान, देशद्रोही है तू. तो हाँ, तो वही बात किया मैंने. क्वेश्चन तो वही पूछा ना मैंने. इंडियन कंपनी है, इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, जो अपने शेयर्स को इंडिया के बाहर बेचते हैं. वो इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में शेयर थोड़ी ना बेचेगा. अगर तुमको इंडिया में पैसे चाहिए तो NSE BSE पे लिस्ट करो. इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों किया? NSE के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विंग में आपने लिस्ट क्यों किया?
जो गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है, बिकॉज यू वांटेड टू इशू द शेयर्स इनटू द फॉरेन मार्केट। जैसे अगर मान लो दुबई का कोई शेख है, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं डायरेक्टली नहीं आऊंगा, एक काम करो तुम इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करो, मैं वहां से शेयर्स परचेज कर लूंगा। अरे हाँ कि ना, अरे दुबई का शेख रे वल्ला बीबी, मैं तुम्हारे शेयर्स में इन्वेस्ट करती, बस तुमने अपने कंपनी को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होती, मैं तुमको बड़ा पैसा देती। ऐसा शेख ने बोल दिया तो मैंने इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया। समझे ना क्या हुआ है? अब बताओ, अब मुझको जवाब देती सब मिलके, लिस्टेड बोलती कि अनलिस्टेड बोलती? अरे श्योर, अनलिस्टेड पक्का, एकदम कंफर्म है इस बात पे? श्योर, कैसे, क्यों? वेरी गुड बच्चों, यही आंसर है भाई। लॉ पढ़ने तो क्या पढ़ना है, यही तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, यू हैव टू इंटरप्रेट द लॉ ना। देखो 7th लेक्चर पे इंटरप्रिटेशन शुरू किया आप लोगों ने, इजंट इट? देखो क्या बोल रहा है कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, क्या इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी का इंटरनेशनल विंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं, इंडियन मार्केट के लिए रिकॉग्नाइज नहीं है, वो फॉरेन मार्केट के लिए बना हुआ है जो गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। तो अगर मैंने वहां पे लिस्ट कर दिया तो वो लिस्टेड कंपनी मानेंगे? नहीं, उस पे लिस्टेड कंपनीज के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज दैट इज नॉट अ लिस्टेड। तो बताएंगे सेक्शन 23(3) में क्या हम गिफ्ट सिटी के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इफ योर कंपनी इज लिस्टेड ऑन 23(3) वाले स्टॉक एक्सचेंजेस, उसको हम अनलिस्टेड कहेंगे, लिस्टेड नहीं कहेंगे। और उसके अंदर गिफ्ट सिटी वाले वो दो, इंडियन इंटरनेशनल एंड एनएससी का इंटरनेशनल विंग, दोनों आ जाते हैं। समझे बच्चों? वन ऑफ माय रिलेटिव इज वर्किंग विद द एनएससी, दैट इज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो विंग है ना, ही इज वर्किंग देयर। ही इज एक्चुअली एन इंजीनियर प्रोवाइडिंग अ टेक्निकल सपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज, नॉट डायरेक्टली लिंक विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बट टेक्निकल सपोर्ट वो देता है वहां पे, ठीक है? तो इज वर्किंग देयर। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर सी क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है। अब जो आपने नोटिंग किया ना, वहां पे आएंगे, नोट लिखेंगे, खाली रेड कलर के पेन से नोट लिखना। ओके, राइट डाउन द नोट। लिखो पब्लिक कंपनी, लिखो पब्लिक कंपनी who has not listed, public company who has not listed their equity shares, their equity shares on recognized stock exchange in India, on recognized stock exchange in India, recognized stock exchange in India हाँ क्या लिखा आपने? स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, but listed their securities, but listed their securities on a stock exchange, on a stock exchange under section 23(3) jurisdiction, under section 23(3) jurisdiction, 23(3) jurisdiction। एग्जाम्पल लिखो,
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, नैस्डैक NASDAQ सब कैपिटल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक NASDAQ। ओके या फिर अभी गिफ्ट सिटी वाला भी लिख सकते हैं, isn't it? और गिफ्ट सिटी डैश इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE डैश और NSE डैश NSE डॉस एग्जैक्टली उसका नाम क्या है? NSE IX, NSE IX, that is NSE इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके बच्चों, एकदम क्लियर है? एक काम करेंगे, अभी लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पूरा एक साथ पढ़ लेंगे। 2 मिनट है आपके पास, पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। पूरा उनको बाद में दिखा, लेक्चर के बाद। हाँ बेटा। हम्म हम्म नहीं समझा मुझको, बाद में देखते हैं, लेक्चर के बाद देखते हैं। मैंने उसके अंदर कुछ नहीं बोला होगा तो यू शुड कंसिडर की वोटिंग पावर है। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर नहीं देना होता तो वो लिख देते कि वोटिंग पावर्स आर नॉट अवेलेबल। कुछ नहीं बोला है तो यू शुड प्रिज्यूम कि यस वोटिंग पावर है। कुछ नहीं बोला तो प्लेन सिंपली समझ के चलो ना आगे, क्यों अपना दिमाग और आड़ा टेढ़ा लगा करके ऑलरेडी कंफ्यूज क्वेश्चन को और कंफ्यूज करेंगे। ओके चलिए, हो गया बेटा? पढ़ लिया? डाउट है? हाँ क्या? यस, व्हाई नॉट? प्रेफरेंशियल रूल को वोटिंग नहीं मिलता है? इज इट ओवर? हाँ, एनी डाउट? इज इट ओवर? चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर सम सिक्योरिटीज इशूड बाय डिफरेंट कंपनीज रिलेटेड विद ईच अदर एज फॉलोज। कलेश रहित लिमिटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन। तो आपको बताना है ये लिस्टेड है कि नहीं है, बताओ। तो क्या कलेश रहित कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? अनलिस्टेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस लिस्ट करवाए हैं, इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ओके बच्चों, इंद्रिय दमन लिमिटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अनलिस्टेड। सजगदो प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, लिस्टेड की अनलिस्टेड? अगेन अनलिस्टेड। अच्छा, आगे एक रिमार्क दिया हुआ है, इस रिमार्क से आपने बताना है कि होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं। ठीक है,
देखो क्या लिखा है, कलेश रहित लिमिटेड के पास पावर है टू अपॉइंट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ इंद्रिय दमन लिमिटेड। तो कलेश रहित और इंद्रिय दमन लिमिटेड में क्या रिश्ता है बताओ? होल्डिंग सब्सिडरी है, मतलब मेजॉरिटी शेयर्स, मतलब 2/3 मतलब ज्यादा ही हो गया वैसे। तो कलेश रहित इज अ होल्डिंग ऑफ इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन लिमिटेड होल्डिंग 60% ऑफ वोटिंग पावर इन सजगदो प्राइवेट लिमिटेड। आर यू श्योर? अच्छा एक बात बताओ, सजगदो प्राइवेट लिमिटेड को और क्या कहा जा सकता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी, वेरी गुड, बिकॉज प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। एंड सजगदो प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 52% इक्विटी शेयर्स इन प्रतिबोध लिमिटेड as an investment on behalf of regulations of the another company in the capacity of trustee। सजगदो ने एक प्रतिबोध लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसमें 52% का इक्विटी शेयर होल्ड किया हुआ है, बट दे आर होल्डिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्टी, नॉट होल्डिंग देमसेल्फ, किसी और के लिए अपने पास रखे हुए शेयर्स। ऐसा हो सकता है? यस, मैं किसी और के ब्याह पे अपने पास कुछ इन्वेस्टमेंट रख रहा हूं, तो दे हैव नॉट होल्ड देयर शेयर्स इंडिविजुअली खुद के नाम पे, तो उसको होल्डिंग सब्सिडी कहेंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, तो यहां पे होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं होगा। बताएंगे क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है? पक्का बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं। लिस्टेड कंपनी हो गया, व्हाट इज अनलिस्टेड कंपनी? जो लिस्टेड नहीं है, बस इतना ही, इसमें अब क्या डिस्कस करें। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आपकी चहेती कंपनी फॉरेन कंपनी डिस्कस करें। चलिए बताएंगे व्हाट इज फॉरेन कंपनी? तो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड, अरे फॉरेन कंपनी डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, चलो हम यहां से पढ़ते हैं। यस, तो ये रहा आपका फॉरेन कंपनी। व्हाट इज फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। कैसे? खुद से या अपने एजेंट के थ्रू, मतलब खुद बिजनेस नहीं करते, एजेंट के थ्रू करते हैं। फिजिकली बिजनेस हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, एंड जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। अच्छा, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो कंपनी हो गया ना। हमारी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए, जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे? एक कंपनी विच इज, कम ऑन, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे होना चाहिए बच्चों? इन इंडिया। कैसे? खुद से या फिर अपने एजेंट के थ्रू। और कैसे? चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, और वो इंडिया में किसी भी प्रकार से अपना बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हो, उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है टेस्ला इनकॉर्पोरेशन। कहां पे रजिस्टर्ड है? यूएसए में रजिस्टर्ड है। अच्छा, टेस्ला जानते हैं ना सब लोग, इलॉन मस्क है कि नहीं? तो वो यूएसए में रजिस्टर्ड है। अब कुछ महीनों पहले तक इंडिया में उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं था, मतलब इंडिया में हम उस टेस्ला कार को चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि इंडिया में बेचते ही नहीं थे, तो उनका किसी प्रकार से इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस था नहीं था। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कुछ नहीं कहेंगे। अब रिसेंट पास्ट में टेस्ला ने इंडिया में अपना शोरूम ओपन किया, आई गेस मुंबई में है,
द फर्स्ट शोरूम दे ओपन हियर इन मुंबई, कि टेस्ला कार अभी हम मुंबई में खरीदी कर सकते हैं। तो क्या उनका यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया है? वेदर दे आर सेलिंग देयर व्हीकल्स इन इंडिया, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे? अभी फॉरेन कंपनी कहेंगे। जब तक उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं था तब क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। इट इज जस्ट ब्लडी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर मी। इट वॉज ओनली अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर मी, उससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। सी इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, जो इंडिया के बाहर बनी है उस पर कौन सा एक्ट लगेगा? यूएसए का एक्ट लगेगा। अच्छा, वो इंडिया में बिजनेस करती ही नहीं, उस पर कौन सा एक्ट लगेगा? उनका एक्ट लगेगा। इंडियन कंपनीज एक्ट लगेगा? थोड़ा इतना बनाया जो हमने एक्ट है, नहीं लगेगा। उनसे और हमारे एक्ट का रिश्ता कब बनेगा? जब वो इंडिया में आके बिजनेस करेंगे। क्या समझे? तो देखो, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन जब इंडिया में आके बिजनेस करेंगे तो उनपे पूरा कंपनीज एक्ट नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। चैप्टर 22 जो आपके सिलेबस में चैप्टर 11 है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उस पे कंपनीज एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन लगेंगे ये आपको चैप्टर नंबर 22 पढ़ा रहा है बच्चों, जो आपको पढ़ना है, जो नए आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। समझे बच्चों? तो जो कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करती ही नहीं है उसका और इंडियन कंपनीज का कोई रिश्ता नहीं। किससे रिश्ता हो सकता है? जो इंडिया के बाहर बने, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उन पे हम कंपनीज एक्ट के थोड़े थोड़े प्रोविजन अप्लाई करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, कितना पैसा कमाता है बताओ। अरे हाँ कि ना, कितने कितने ऑपरेशंस कर लिए तुमने, तुम्हारे डायरेक्टर्स कौन है, कितना पैसा तुम यहां से बाहर लेके जा रहे हो। तो ये सारी बातों के लिए उनको हम डिस्क्लोजर करने के लिए बोलेंगे। अरे हाँ कि ना, ये एलॉन मस्क उसी के लिए पागल हो रखा था, पता है आपको? वो बोल रहे भाड़ में जाए, मेरे को आना ही नहीं है। दिस इज द रियलिटी आई एम टेलिंग यू। तो इंडिया में कोई डिस्क्लोजर करो, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, प्रॉफिट कितना कमाता है बताओ, उसके बेस पे हमारा ये टैक्स डिपेंड करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अरे समझे नहीं समझे बच्चों? दैट इज ऑल इंटरलिंक थिंग्स। थोड़ा सा दिमाग ओपन करके देखेंगे तो आप लोगों को रियलिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों? तो फॉरेन कंपनी का मतलब समझे, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उस पर हम कंपनीज एक्ट के थोड़ी थोड़ी बातें अप्लाई करेंगे। एनी डाउट सोफा? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी बातें आती है। वो तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग टू डिस्कस, बट हमको डेफिनेशन पता करना जरूरी था। जैसे सी फिजिकली मतलब टेस्ला ने यहां पे आके अपना खुद का शोरूम लगाया, खुद का, दे ओन देयर ओन शोरूम, दे डूइंग देयर एक्टिविटी ऑन देयर ओन, उसको क्या कहेंगे? इटसेल्फ ना। एजेंट के थ्रू मतलब हो सकता है कि टेस्ला का कोई फ्रेंचाइजी यहाँ पे किसी ने लिया हो, तो उसको भी क्या कहेंगे? थ्रू देयर एजेंट ना। टेस्ला खुदा के नहीं बेच रहा है, उनका फ्रेंचाइजी डीलरशिप है इधर। तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट ना। और आप बताएंगे डीलरशिप किसका होगा? नॉर्मल हमारे जैसे लोग जो बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, उनको मिलेगा ना डीलरशिप। समझे नहीं समझे? मतलब सब सब इंटरलिंकिंग है। तो दे आर डूइंग देयर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंट। चलो फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं? फिजिकली मतलब अगेन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे शॉप है, उनका एजेंट का शॉप है, यहाँ पे आके बेचते हैं, कुछ तो करते हैं, छतरी डाल के बैठ जाते हैं, सिम कार्ड बेचते हैं, कुछ तो फिजिकली यहाँ पे उनका बिजनेस है ना। या इलेक्ट्रॉनिकली? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिकली? ऑनलाइन कैसे? वेबसाइट बनाएंगे, वहां से बेचेंगे, जैसे अमेजॉन। हाँ, अमेजॉन इज हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उनका इंडिया में कंपनी है अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
उसके थ्रू वो काम करते। तो अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी नहीं है, अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इटसेल्फ इट इज ए इंडियन कंपनी। समझे? तो अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन को फॉरेन कंपनी नहीं कहना, क्योंकि उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है। किसका प्लेस ऑफ बिजनेस है? उसके सब्सिडरी का है, और वो सारा प्रॉफिट कमा के वहां पे वापस रिपैट्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर समझे क्या होता है? टेस्ला को कह सकते हैं, बिकॉज टेस्ला का कोई सब्सिडी कंपनी इंडिया में नहीं है, वो डायरेक्टली इंडिया में आके बिजनेस कर रहे, डायरेक्ट गाड़ी बेच रहे हैं। क्या समझे बच्चों? क्लियर है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक लेन? जैसे हमने कहा वेबसाइट पे डायरेक्ट, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन बेच रहे इंडिया में। जैसे अलीबाबा, अलीबाबा पता है ना तुमको? अलीबाबा चाइनीज वेंचर है। जैकमा, जैकमा, डोंट नो अबाउट जैकमा? तुमको क्या पता है फिर? तुम ना पढ़ाई करते हो। ये जैकमा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर इन चाइना, सोशलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द बिलियनियर इन द चाइना। जैसे हमारे यहाँ पे अंबानी जी है, वैसे चाइना में ये जैकमा है। सर दिखते क्यों नहीं है? चाइना वाले दिखाते नहीं ना। ये चाइना वाले बड़े खतरनाक लोग हैं, हाँ बहुत खतरनाक लोग हैं। मतलब दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया को अपने आप से अलग समझते हैं और खुद को अलग समझते हैं, और वैसा है भी। चाइना हैज ग्रोन ड्रास्टिकली, डेवलप ड्रास्टिकली इन पास्ट 10 years, 10-20 years आई कैन से। इंडिया पास्ट 10-20 years में, मतलब चाइना चाइना का भी पॉपुलेशन उतना ही जितना इंडिया का है लगभग। तो हम इंडिया में बोलते हैं इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है रे, इसलिए प्रॉब्लम है। तो लुक एट द चाइना, नो, उनका भी पॉपुलेशन इतना ही है। हाउ दे हैव ग्रोन। तो प्रॉब्लम क्या है? उधर के पॉलिटिशियन एकदम गंदे हैं, हमारे यहाँ क्या अच्छे हैं, ये प्रॉब्लम है। वहां के पॉलिटिशियन क्या करते हैं? लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे से झगड़ाते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि नो, रिलीजन इज व्हाट द प्राइवेट थिंग, आप अपना अपना घर पे देखो, बाहर आने के बाद यू आर वन एंड द सेम, जस्ट डू योर वर्क प्रॉपरली, गो होम। यहाँ पे इंडिया में ऐसा है ना। तो वी हैव टू वेरी रिलीजियस, यू नो। वर्कहोलिक हो गए नहीं चलेगा, रिलीजियस होना बहुत जरूरी है कि नहीं? बाहर आके मंदिर जाना बहुत जरूरी है, काम पे बराबर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं, समझे? काम पे आने के बाद काम नहीं करेगा चलेगा, लेकिन मंदिर में जाके नारियल जरूर फोड़ना कंपल्सरी है, दर शनिवारी जायला लागते। पण कामावर वेळेला गेलं नाही तरी चालते, काय प्रॉब्लेम नाही। देवाच्या नावानं उपवास केला चालतो, पण कामाच्या नावाने एक वेळेस भूक बाजूला ठेवून काम केलेलं चालत नाही। इसलिए तो हम इतने ग्रो हो रहे हैं, इतना डेवलप्ड है हम लोग। अरे अपना डेवलपमेंट देख करके तुम इमेजिन नहीं करो, चाइना वाले पागल होते हैं, पता है आपको? चाइना बोलते क्या डेवलपमेंट, जबरदस्त डेवलपमेंट है, इतने गड्ढे रोड पे, ये तो हम खुद भी नहीं बना सकते, इट इज वेरी इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल फॉर अस। यूट्यूब पे बोल रहा हूं मैं, ये करो, क्लिपिंग निकालो, वायरल करो इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। इंडिया ग्रो कर रहा है तो ग्रो कर रहा है, इंडिया चाइना से ज्यादा बड़ा है तो है भाई, आई एम प्राउड इंडियन, है कि नहीं? इंडिया में ना ये रिलीजियस एक्टिविटी भी कुछ बोल दिया ना, बहुत गुस्सा आता है लोगों को, बहुत गुस्सा आता है। रिलीजन एक बड़ी प्राइवेट चीज है, यू नो, इजंट इट? तुम जिस भी रिलीजन से हो, तुम रिलीजन को अपने घर तक सीमित रखो, बाहर लाने की जरूरत नहीं। बाहर तुम एक इंडियन हो, बाहर तुम एक किसी के एम्प्लॉय हो, किसी के एम्प्लॉयर हो, यू हैव अ ड्यूटी अगेंस्ट योर नेशन। और इतिहास गवाह है, रिलीजन के नाम पे जिसने किसी भी प्रदेश में बड़े कांड किए हैं, वो प्रदेश हमेशा हारा ही है, मतलब उसका पतन निश्चित है। ये इतिहास गवाह है, इस बात का इतिहास गवाह है।
तो प्रोबेबली इंडिया इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स दैट। जरूरी नहीं है इन सारी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की। इंपॉर्टेंस किस बात को देना चाहिए कि जिस भी धर्म जिस भी जाति का इंसान रोड पे जा रहा है ना, उसको गड्ढे ना दिखे। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। हमारे डिस्कशन कुछ हो रही है, हम गड्ढे खोद करके उसमें भगवान की मूर्त बिठा दें, नहीं, ये गड्ढा इधर होना ही चाहिए। हम ये करेंगे, हम वो जरूरी नहीं ना इस बात की। हम रिलीजन के नाम पे एक साथ आ सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे नहीं आ सकते। The less religious you are, more developed you are. That is a ratio and that is a formula. चाइना में यही होता है। चाइना में रिलीजियस एक्टिविटीज को सोशली परफॉर्म करना बैंड है, बैंड। चाइना में तो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं ना, अलग अलग। उसमें क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सब रहते हैं चाइना में। बट रिलीजियस एक्टिविटीज को आप सोशली परफॉर्म नहीं कर सकते, उस पर तगड़ा बैन लगा दिया उन लोगों ने। तो जब भी कोई इंसान घर से बाहर निकलता है ना, वो चाइनीज इंसान है। ही इज द सिटीजन ऑफ हिज नेशन, नथिंग एल्स। व्हेन ही गोज इनसाइड हिज होम ना, देन ही यू कैन डू एनीथिंग। आप नारियल फोड़ो, सर फोड़ो, तुमको जो करना है वो करो, वो घर के अंदर। देखो, बीइंग रिलीजियस इट इज नॉट द सिन, नॉट अ सिन। नो, रिलीजियस अपना अपना जिंदगी जीने का तरीका होता है। आई एम वर्शिपिंग समवन, आई एम नॉट वर्शिपिंग समवन, दैट इज टोटली अ प्राइवेट थिंग। इट शुड नॉट बी मेड सोशल। हम सोशल बना चुके इस बात को, और ये मुद्दा सोशल हो चुका है, पर्सनल नहीं रहा अभी। इजंट इट? घर के भगवान को नमस्कार करेगा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन जाकर के वो कॉर्नर पे जो मंदिर होता है ना, वहां पे जाके जरूर नारियल फोड़ेगा, गारंटी। शिफ्ट देखा कितना है? ऐसे ही होता है ना। घर के भगवान को नमस्कार नहीं, उधर जाके करेगा, गारंटी। क्योंकि दिखाना है ना, गर्व से कहो हम हिंदू है। हाँ तो ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम जिस घर में पैदा हुए हो वही रिलीजन तुमको मिल जाएगा, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम हिंदू बनने के लिए क्या कर लिए? ऐसा क्या तुमने कर लिया कि तू हिंदू बन गया? कुछ नहीं किया तूने। तो जिस घर में पैदा हुआ है ना, उस घर में तू पैदा हुआ, उस घर का जन्म तुझको मिल गया। अगर मान लो मैं मुसलमान घर के पैदा होता तो मैं क्या बन जाता? हिंदू बनता। मैं मुसलमान होता ना, मैं हिंदू के घर पैदा हुआ तो मैं हिंदू हूं, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं क्रिश्चियन के घर में पैदा होता तो मैं क्रिश्चियन हो जाता, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं जैन के घर में पैदा होता तो मैं जैन बन जाता, इसमें बड़ी बात क्या है? करो भाई, अपने अपने रिचुअल्स को निभाओ, सोशल बनाने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे क्लास में आके हम बैठे हैं, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ क्या? तो तू हिंदू है, तुझको लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। तू जैन है तो तुझको नहीं पढ़ाऊंगा। तू मुसलमान है, तेरे को तो क्लास में बैठा के नहीं लूंगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या? नहीं ना, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ ना, सेम पढ़ा रहा हूँ, सबसे फीस लूंगा। इजंट इट? सही कि गलत? मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो जब पैसे कमाने की बात आती है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। जब रिलीजन की बात आती है तो डिस्क्रिमिनेशन करता हूं। इतना ही हम रिलीजियस है, इतना ही गर्व से कहो हम हिंदू है, इतना ही गर्व है अपने आप को हिंदू कहने पे, तो एक काम करो ना, नॉन हिंदू लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, उनसे पैसे लेना बंद कर दो। समझे नहीं समझे? करके देखो, है हिम्मत हम लोगों में इतना करने की। अप्लाइज तो अगेन दूसरा रिलीजन ऑल्सो। तुमको अगर हिंदू लोगों से इतना प्रॉब्लम है तो तुम हिंदू लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, उनसे पैसा वैसा लेना बंद कर दो, उनसे ट्रांजैक्शन ही मत करो। नहीं सर, धंधा अलग है। कैसा अलग है? अलग कैसे हो गया? तू ही है ना जो धंधा कर रहा है, तो अलग कैसे हो गया? किसी भी हिंदू ने किसी भी नॉन हिंदू लोगों को दुकान पे अंदर अलाउ नहीं करने का, नॉट अलाउड। जैसे मैं हिंदू, मैं इधर से ओनली हिंदू लोगों को अंदर लूंगा, उनको ही पढ़ाऊंगा, बाकी सब गेट आउट। पेट कैसे चलेगा मेरा? ये सीधी सी अकल क्यों नहीं है लोगों को कि तू जो घर से बाहर निकलता है ना, तो तू बिजनेसमैन है। मैं घर से निकलता तो मैं टीचर हूं, मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना जैन हूं, ना कुछ हूं।
मैं घर से निकलूं, मैं टीचर हूं, घर पे जाऊंगा तो मैं हिंदू बन जाऊंगा। ये फॉलो होना है चाहिए ये। अगर ये फॉलो करेंगे ना तो देखो कितना ग्रो करेंगे हम लोग, गारंटी के साथ। हम एक इकट्ठा आएंगे, किस बात पे? डेवलपमेंट के इशू पे आएंगे। हम एक्सचेंज करेंगे आइडियाज को, ये करना चाहिए वो करना। हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? बता, राम मंदिर झंडा लहरा है आज। कभी चर्चा करी? हमारे रोड, हमारे घर के बाहर गड्ढा है, तर उस पर चर्चा करना चाहिए, जाके पूछते चलो ये गड्ढा क्यों है, मिटाओ उसको। कभी चर्चा किया हमने? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दे, स्टेटस लगा दे, किस बात का? झंडा लहरा राम मंदिर पे। तेरे को क्या मिला? तेरे को क्या मिला? कभी घर के, तेरे घर के बाहर गड्ढे में पानी है, तेरे घर के बाहर जो गटार है ना, उससे से पानी बह रहा है, वो जर्म्स अंदर आ रहे हैं, उसका फोटो खींच के कभी स्टेटस लगाए कि देखो हमारे घर के बाहर ऐसा हो गया है? कभी लगाए? ये नहीं लगाएंगे। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम ये है, गर्व से कहो हम वो है, ये लगाओ स्टेटस, गड्ढे मिट जाएंगे ऑटोमेटिक। तुमको मार कर गड्ढे में डालना चाहिए, उसी गड्ढे में। आजकल कितने लोगों को कितने फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गए भाई। आपके घर में कोई बूढ़े बूढ़े लोग होंगे भाई, घर से बाहर निकलने का प्रॉब्लम हो गया उनको, क्योंकि ये रोड, ये वो दिल्ली में देखा एक्यूआई लेवल 200 के ऊपर एक्यूआई लेवल चला गया ना, तो दैट इज रिस्की, दैट इज नॉट अलाउड। कुछ कंट्रीज 200-250 एक्यूआई में लॉकडाउन लगा देते, पता है तुमको? 200-250 एक्यूआई में। दिल्ली में 800-900 एक्यूआई हो गया, और वहां पे मैराथन लगा रहे लोग। इस पे कोई आवाज उठा रहे क्या? नहीं उठाता है ना? तो सीखो इन लोगों से, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनसे सीखो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना मतलब इतना डेवलपमेंट करे तो उनमें अंदर कोई खराबी नहीं है। एवरी कंट्री डू हैव द पॉजिटिव नेगेटिव्स। इसको गायब कर दिया था चाइना वालों ने, क्योंकि इसने चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला। लॉकडाउन में जब कोरोना वगैरह हुआ तो ही, एक्चुअली लॉकडाउन के पहले या बाद में, आई डोंट एग्जैक्टली, बट इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला, डायरेक्ट आईपी कर दिया उसको। बताओ, इतना बड़ा आदमी। इधर मुकेश भाई को हाथ लगा के दिखाए कोई? ये मुकेश अंबानी इतने लेवल का आदमी है चाइना में, उसको गायब कर दिया इन लोगों ने। उनको कोई पड़ी नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट को। तू तू कौन है समझ? तू इंडिया के लिए क्या कर रहा है बता, तो चाइना के लिए क्या कर रहा है बता। तूने अगेंस्ट बोला, तेरे को गायब कर दूंगा, डायरेक्ट गायब कर देते हैं लोग तो बीच में कहीं गायब हो गए थे पता नहीं, बट वापस आ गए अभी। बहुत अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे फिलोसॉफी भी, ये फिलोसॉफिकल भी है, इनकी किताबें बहुत अच्छी फेमस है मार्केट में। आप पढ़ सकते हो इन किताबों को, आपको एक नया सेंस आएगा, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी अपने काम में। तो जैक मा की बात करते हैं, ही इज फाउंडर ऑफ अलीबाबा। जैसे अमेजोन है ना, वैसे चाइना में alibaba.com है। तो इंडिया में अलीबाबा का कोई स्टोर नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर मेरे को अलीबाबा से कुछ परचेस करना है, बहुत मुश्किल है, वो ऑर्डर वगैरह प्लेस होता नहीं है वगैरह, बहुत कुछ है। बट अगर ये चालू हो गया कि अलीबाबा से मैं ऑनलाइन परचेस कर सकता हूँ, तो बताएंगे क्या अलीबाबा को मैं फॉरेन कंपनी कहूंगा? आई बात समझ में बच्चों? तो फॉरेन कंपनी का मतलब ये होता है, बस इतना ही है। लिखना शुरू करेंगे, राइट डाउन फास्ट।
इज इट ओवर? आगे बढ़े क्या? नाउ नेक्स्ट वन, कुछ कंपनीज है एडिशनल, उसको डिस्कस कर दे, होगी फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। ओके, नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? सी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट हो पब्लिक हो जो भी हो, तो मान लो कोई भी ऐसी कंपनी है, जैसे मान लो ए लिमिटेड है, या चलो एग्जांपल लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। अगर इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एक स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने किसी भी तरीके से और अगर मोर देन और इक्वल टू 51% का टोटल वोटिंग पावर होल्ड किया है, या जिसको बोलते हैं टोटल शेयर कैपिटल, अगर उस कंपनी ने वोटिंग पावर DVR इशू किया है तो इसको हम लोग टोटल वोटिंग पावर मानते हैं, नहीं तो टोटल शेयर कैपिटल पे बात बन जाती है। तो अगर किसी भी कंपनी में इनमें से किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट का होल्डिंग 51%, देखिए होल्डिंग सब्सिडरी और इसमें कंफ्यूजन नहीं करने का, होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50% था, है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या आएगा, मोर देन और इक्वल टू 51% आएगा, कम से कम 51% आना चाहिए, 50% नहीं, मोर देन और इक्वल टू 51%। होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50% था, समझे नहीं समझे? तो इस कंपनी को हम क्या नाम देंगे बच्चों? गवर्नमेंट कंपनी का नाम देंगे। पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। पब्लिक कंपनी इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी ऑलवेज। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, ये कंपनी बाय नेचर प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है, हाँ कि ना। और एक चीज है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जैसे IOCL की मान लो HPCL सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है सब्सिडरी, पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो ये कंपनी में गवर्नमेंट का 1 रुपए का भी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या मानेंगे? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, चिपला। तो सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी विल बी ऑल्सो ए गवर्नमेंट कंपनी, क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट कंपनी का, चिपला का, पक्का। चलिए एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी में, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 60% का होल्डिंग रखा है, तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? IOCL ने HPCL में 55% का होल्डिंग रखा है, तो क्या HPCL गवर्नमेंट कंपनी है? क्या HPCL अपने अंदर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अंदर 60% का होल्डिंग रख सकती है कि नहीं? रख सकती है कि नहीं? क्या HPCL भारत पेट्रोलियम को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकती है? नहीं बना सकती, क्यों बेटा? 2 लेयर हो जाएंगे, बताइए, ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, और ये तीसरा लेयर है। अरे श्योर? लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कंपनी किधर है? ये लेयर तो ये फर्स्ट और ये सेकंड होगा ना। अब तक उसको समझा ही नहीं मैंने क्या बोला। अरे ये कंपनी थोड़ी ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये कंपनी है। तो ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी और ये स्टेप डाउन सब्सिडरी, हाँ कि ना? पॉसिबल है। अच्छा, तो बताएंगे क्या इसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? HPCL को तो गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, दैट इज फॉर श्योर, बट BPCL को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज ए सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, हाँ कि ना? क्या ये इसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है? तो सब्सिडरी स्टेप डाउन हो या कुछ भी हो, सब्सिडरी है कि नहीं है, इसलिए वो गवर्नमेंट कंपनी मानी
क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही तो आते हैं, और कैसे आते हैं बताओ? हाँ कि ना बच्चों? चलो स्टार्ट राइटिंग गवर्नमेंट कंपनी फटाफट। प्रोसीड हुआ? ये प्रॉपर विजिबल है ना कि ब्लर लग रहा है थोड़ा? ब्लर है कि बराबर है? इससे कोई फर्क पड़ता है? लुक्स मोर क्लियर ना? हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चन है अपने पास, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेना आपने, ये वाले।
ये वाले की है ना, गवर्नमेंट कंपनी के तो कुछ नहीं है, चलो जाने दो। अब आज अभी जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करते हैं खाली। एक काम करो, आज आते आते है ना ये क्वेश्चन सुनो, मई 15 नवंबर 21 का क्वेश्चन मार्क करो, मई 15 नवंबर 21। उसके बाद उसके नीचे जो स्टडी मेट का सवाल है ये वाला, MTP नवंबर 23 वाला, ये वाला क्वेश्चन एज ए होमवर्क मार्क करना है। ओके अब ये नवंबर 18 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। Teresa Limited is a company registered in the New York, USA. The company has no place of business established in India, but it is doing online business through the data interchange in India. Explain बताएंगे क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है? क्या ये फॉरेन कंपनी है? उसका फिजिकल कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो डेटा इंटरचेंज सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया में। द आंसर इज यस, इट इज अ फॉरेन कंपनी। Henry Limited is a company registered in Thailand. It has no place of business established in India, yet is doing online business through telemarketing in India, having its main server for online business outside India. बताएंगे स्मॉल फॉरेन कंपनी है कि नहीं? द आंसर इज यस। सर्वर चाहे जहां पर भी हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। कंसोलिडेशन ये छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए मई 21 का क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क मार्क करना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस टुडे। H Limited is the holding company of S Private Limited as per the last profit and loss account for the year ending 31st March 22 of S Private Limited. Its turnover was 1.8 crores and paid up capital was 80 lakhs. The board of directors wants to avail the status of small company. The CS of the company advised the director that company cannot be categorized as a small company in the light of the above fact. इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन आपको बताना है क्या कंपनी सेक्रेटरी का कहना सही है कि गलत है, बताओ। सही है, क्यों? H लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड एंड S प्राइवेट लिमिटेड का अरे कम है ना, अरे ताल तलोल ताली तलोल, दो रीजन आ सकते हैं इसके। अगर आपकी कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है तो आप स्मॉल नहीं होते, और दूसरा अगर आप पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी कंपनी हो तो आप डीम पब्लिक कंपनी माने जाओगे, और डीम पब्लिक कंपनी कभी भी क्या नहीं हो सकती? पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं होती ना, वो प्राइवेट ही होनी चाहिए। हाँ कि ना बच्चों? सो दिस इज हाउ योर आंसर कुड विल लुक लाइक। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर क्लियर है। बस अभी दो ही डेफिनेशन बचे हुए, आज मैं खत्म करने वाला था लेकिन नहीं हुआ, चलो ठीक है। निधि सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी एंड डोरमन कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ा समय लगता है, तो कल के लेक्चर पे हम तीनों को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करने की कोशिश करेंगे। एनी डाउट सोफा? पक्का? PDF शेयर किए हुए ऑलरेडी, 3 होमवर्क दिए मैंने, आज कल करके आना है। ठीक है बच्चों, तुम होमवर्क दिखो बेटा मुझको। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय बाय।